नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई की तरफ से नोटिस दे दिया गया है। 2016 में जब हरीश रावत की सरकार गिरी थी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सरकार से बचाने को लेकर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसको लेकर सीबीआई ने स्टिंग की ऑडियो मैच करने को लेकर हरीश रावत को नोटिस थामा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जो नुकसान उन्हें होना था वो 2016-17 में हो गया था। कांग्रेस को भी इससे नुकसान हुआ और उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर नुकसान हुआ। वो जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भाजपा का समय चल रहा है। तो देहरादून में सीबीआई के नोटिस पर बोले हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा कि जांच के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। 2016-17 में जो नुकसान हुआ है, सही समय का इंतजार कर रहा है। हरीश रावत ने ये बयान दिया है। जबकि आप ईद मनाने गए थे, लेकिन उसके बाद अब नोटिस भी सर्व किया। ये उनकी दक्षता की बात है कि दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सेवई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर के जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया, और वो इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके गए थे, भले लोग थे। तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस को सर्व किया है। अब उनकी आपसे बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ। और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गिरफ्तारी की बात, कुछ भी हर चीज़ के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा, तो हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे और लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे जहाँ जा सकेंगे। सीबीआई कोर्ट में भी लड़ेंगे, उससे आगे भी लड़ेंगे। आपको लगता है कि हमारा मानना है तो बतवा सत्यमेव जयते। वहीं सीबीआई की नोटिस पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके हरीश रावत की सरकार गिराई और उन्हें स्टिंग मामले फंसाने का काम किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। सबने देखा कि वो स्टिंग मामले में कैसे राज को लूटने की बात कर रहे हैं। तो हरदा स्टिंग मामले में सियासत पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशान आरोप लगाया है। खरीद फरोख्त पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। तो देहरादून में हरीश रावत की स्टिंग ऑपरेशन को लेकर तनातनी लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस में खरीद फरोख्त करके मामले को हरीश रावत की सरकार गिराई और उन्हें स्टिंग मामले में फंसाने का काम किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। सबने देखा कि वो स्टिंग मामले में कैसे राज्य को लूटने की बात कर रहे हैं। तो हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार तनाव देखा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। वहीं कांग्रेस ने जनता को भ्रमित करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है और इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि सबने देखा कि वो स्टिंग मामले में कैसे राज्य को लूटने की बात कह रहे हैं। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है, क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है, अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है। कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा है और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने, वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह
कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उसके बड़े दोषी निश्चित तौर पर बेनकाब होंगे। देखिए, उसमें हरीश रावत जी को जो नोटिस गया है उसमें उनकी जो वॉइस है उसका सैंपल लेने के लिए बात है और हरीश रावत जी को इस पर कॉपरेट करना चाहिए, जांच में कॉपरेट करना चाहिए, भ्रम की स्थिति नहीं फैलानी चाहिए। तो उत्तराखंड की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उस स्टिंग जो आया था उस पर हरीश रावत जी कह रहे थे मैं आंखें बंद करूंगा, ये प्रदेश तुम लूट लो, खसूट लो। ऐसे आदमी आज भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। हरीश रावत जी बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, जैसे कर्म करोगे वैसी कर्म जो है आगे आते हैं। ये सनातन में कहावत है। निश्चित रूप से हरीश रावत जी को भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए और अगर जो हरीश रावत जी सच्चे हैं तो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। झूठ छुपने से नहीं छुपने वाला और सच्चाई को आप कितना भी झूठ कह लें हरीश रावत जी, वो छुपने वाली नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निश्चित रूप से जो भ्रम की स्थिति हरीश रावत जी फैलाना चाहते हैं और जो भ्रम के बयानबाजी हरीश रावत जी कर रहे हैं, तो सच्चाई उत्तराखंड की जनता के सामने आना चाहिए और निश्चित रूप से सच्चाई उत्तराखंड की जनता के सामने आए तो हरीश रावत जी को जांच में कॉपरेट करना चाहिए। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर डीजीपी उत्तराखंड पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी प्रशासन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। पिछले साल कोरोना की सख्ती के बावजूद हरिद्वार में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने पहुंचकर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल भी कांवड़ यात्रा नए रिकॉर्ड कायम करेगी। जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, बजट यात्रा अच्छी होगी। नहीं, वो सब व्यवस्थाएं बना दी गई है। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होगी। स्वागत किस तरह से होगा? नहीं, जैसे पिछले वर्ष हुआ था उससे और अच्छा होगा। पिछले वर्ष जो भी हमने किया था, कांवड़ यात्रियों का जो भी स्वागत किया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी थी, इस बार और भव्य होगा। आगामी 4 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज होने जा रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कांवड़ मार्गों पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। वहीं हरिद्वार वन विभाग की ओर से इस बार विभिन्न रेंजों में से गुजर रही कांवड़ यात्रा पर व्यवस्थाओं का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। हरिद्वार वन विभाग से 26 किलोमीटर तक का कांवड़ मार्ग गुजरता है, जो चिड़ियाघर, श्यामपुर, हरिद्वार और रुड़की रेंजों के वन विभाग से सटा हुआ है। इसको लेकर हरिद्वार वन विभाग की ओर से सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 23 गश्त टीमों को तैनात किया गया है। जानकारी देते हुए डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि हरिद्वार वन विभाग के कई स्थान बेहद संवेदनशील हैं। तो हरिद्वार में कांवड़ मेले को वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। 23 गश्त टीमों को तैनात किया गया है। वॉच टावर से भी नजर रखी जा रही है। तो
तो 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हरिद्वार में वन विभाग की टीम पूरी तरह से तैनात है। इसके साथ ही 23 गश्त टीमों को तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा के लिए वॉच टावर से नजर रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 30 मई से 30 जून तक चलाया गया महाजनसंपर्क अभियान आज समाप्त हो रहा है। 1 महीने तक चले महाजनसंपर्क अभियान में विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में जनता को बताया गया। इस संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में 9 साल में किए गए कामों को करोड़ों कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाया और इन योजनाओं को लाभान्वित हुए लोगों से मुलाकात कर जन समर्थन मांगा, जिस पर देश और प्रदेश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। तो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 23 जून तक चला अभियान, जिसको लेकर जनता को भरपूर प्यार मिला। योजनाओं का सीधा संवाद किया गया। कार्यकर्ताओं ने जनता को योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाया गया। उत्तराखंड राज्य में पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। देहरादून में 14, 15, 16 जुलाई को शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शिरकत करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी शिविर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि 4 धाम के लिए राज्य सरकार ने जो मांगे रखी थी, उसको केंद्र सरकार ने पूरा किया है। तो उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है पहली बार चिंतन शिविर, जो 14, 15 और 16 जुलाई को आयोजन होगा। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल होंगे और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी शिविर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली यूसीसी पर गठित समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तराखंड सदन में भी की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, दिल्ली में यूसीसी पर गठित समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड सदन में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने जानकारी दी है। यूसीसी को लेकर विस्तार में उन्होंने जानकारी दी है कि 27 मई 2022 को कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने अभी तक 63 मीटिंग की है। सबसे पहले की गई थी कमेटी माणा गांव में। उप समिति ने 143 जगह पर यह बैठक की है। विशेषज्ञों ने सभी दलों से भी बातचीत की है। तो लॉ कमीशन ने एक्सपर्ट कमेटी से भी ये चर्चा की है। जल्दी उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिकता कानून। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जल्द उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिकता कानून। दिल्ली में यूसीसी पर गठित समिति ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सदन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जल्दी उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिकता कानून। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने यह जानकारी दी है। यूसीसी को लेकर यह विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने सभी दलों से बातचीत की है। लॉ कमीशन ने एक्सपर्ट कमेटी से भी चर्चा की है। इसके साथ ही जानकारी दी है कि जल्द उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिकता कानून। धामी सरकार ने बृहस्पति रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 आईएएस व 5 पीसीएस समेत 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को हटाकर उदय राज को जिलाधिकारी बनाया गया है। युगल किशोर की शासन में अपर सचिव पद पर वापसी हो गई है। प्रतीक्षारत राधिका झा को सचिव और आयुक्त समाज कल्याण बनाया गया है। तो देहरादून में प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी संख्या में आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं। आपको बता दें कि राधिका झा को सचिव और आयुक्त समाज कल्याण का विभाग सौंपा गया है। वहीं युगल किशोर को शासन में अपर सचिव पद पर वापसी हो गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी उदयराज सिंह को बनाया गया है। तो धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है, प्रशासनिक फेरबदल। 22 आईएएस व 5 पीसीएस समेत 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को हटाकर उदयराज को जिलाधिकारी बनाया गया है। युगल किशोर की शासन में अपर सचिव पद पर वापसी हो गई है। प्रतीक्षारत राधिका झा को सचिव एवं आयुक्त समाज कल्याण का विभाग सौंपा गया है।
तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो गलतियां अजय कर रहे हैं वह उनकी पार्टी के बड़े नेता भी कर रहे हैं और उसी का अनुसरण आज बीकेटीसी के अध्यक्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ के वायरल वीडियो पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ये निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब वह बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब कभी केदारनाथ के गर्भगृह वाले वीडियो का ये फोटो वायरल नहीं होते थे, बल्कि उस समय किसी को भी अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने हित के लिए गर्भगृह में कैमरा ले जाते हैं तो फिर अजेंद्र अजय भी उसी का अनुसरण करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि भगवान के सामने लोग बिना किसी संकोच और बिना किसी डर के ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो सनातन धर्म की संस्कृति के विपरीत नजर आते हैं। तो गणेश गोदियाल ने अजेंद्र अजय पर निशाना साधा है। मैं तो अजेंद्र अजय जी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने तो कहा है कि जब सबसे बड़े लोग जानबूझकर गलतियां करेंगे अपने राजनीतिक हितों में तो छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब मैंने देखा कि अजेंद्र अजय जी की भी वहाँ अंदर से तस्वीरें बाहर आई हैं, तो भाई पहले तो ऐसा नहीं था कि अंदर कोई फ़ोटो कैमरा ले जाके अंदर फ़ोटो खींच सके, लेकिन चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत कर दी तो बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। मैंने पहले ही कहा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझकर अपने हितों के लिए कोई ऐसी गलती करता है तो अपने हितों के लिए फिर छोटे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक महिला मतलब बहुत ही असहज तरीके से, उसको मैं सहजता नहीं कहूँगा, भगवान को चढ़ावा दोनों हाथों से नतमस्तक होकर चढ़ाया जाता है। घमंड में नाच कर नहीं, ऐसा जैसे कि कर रहे थे वैसा नहीं होता है। लेकिन जब शुरुआत हुई है बिगड़ने की तो बात कहाँ तक जाएगी पता नहीं। कोटद्वार में 2017 में आई आपदा के दौरान टूटी पुलिया का आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। आलम यह है कि पुलिया ना होने के चलते बरसात के दिनों में सैकड़ों परिवारों का बाजार से संपर्क टूट जाता है। कोटद्वार में विहड़ाशोत्र समेत पाली गेंदरों पर बनी पुलिया टूटी हुई है, जिससे कई इलाकों में रहने वाले लोगों को हर दिन आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया निर्माण को लेकर इलाके के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और सरकार से पुलिया निर्माण करने की मांग की है। वहीं मामले में कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि वो क्षेत्र का निरीक्षण करेंगी और स्थिति का जायजा लेंगे। तो कोटद्वार में पुलिया टूटने से लोग काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर नैनीताल में लोअर पीसीएस की पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि आयोग राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। तो वहीं वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई की गई। अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यूकेपीसीएस की लोअर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने 190 पदों की भर्ती पर यह रोक लगाई है। उधर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा कार्यालय कक्ष में G20 की शामिल हुए अधिकारियों कर्मचारी को सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान वित्त मंत्री ने आदेश में G20 के सफल आयोजन के लिए कर्मचारियों का भी धन्यवाद अदा किया। उत्तराखंड में बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। कमेटी ने दिल्ली में अंतिम बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान के अनुरूप ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से पहले जो सरकार ने जनता से वादा किया था, सरकार उस वादे पर आगे बढ़ रही है और जनता ने जो जनादेश सरकार को दिया उसका पालन किया जा रहा है। तो यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वादे को पूरा किया जा रहा है। जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती पानी लोगों के दुकानों और घरों में भी पहुंचने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसके लिए मानसून की पहली बारिश को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार मानसून की पहली बारिश काफी ज्यादा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून काफी पहले से भी आ गया।
वहीं कहा गया कि जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, हालांकि उनका समाधान किया जाएगा। आपको बता दें, डोईवाला में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक। वहीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ कार्य करने के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट और प्रदेश नेता गौरव चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही कहा कि आज देश प्रधानमंत्री के जुमलों से तंग आ चुका है और देश में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। ये देश अनेकता में एकता की भावना का देश रहा है, पर आज राजनीतिक लाभ कमाने के लिए भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। वहीं तो डोईवाला में कांग्रेस की बैठक हुई, कई अहम मुद्दे पर इस दौरान ये बैठक की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।